एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई एक ऐसी गोल्डन सिटी जो शुरुआत से ही इंसानों से एकदम दूर किसी आइलैंड की गुफाओं में कैद है, लेकिन उस एंशिएंट जगह के मल्टीपल स्टेजेस को पार करना एकदम से नामुमकिन होता है। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है कुछ अमेरिकन मिलिट्री ऑफिसर्स को दिखाते हुए जो कि अपने मिलिट्री व्हीकल में बैठकर कहीं पर तो जा रहे थे। तभी अचानक उनके पास टूरिस्ट का एक व्हीकल आ जाता है जो कि उन्हें चेस करने लगा था। इनफैक्ट वो सारे टूरिस्ट तो बहुत ही ज्यादा मजे कर रहे होते हैं और उन्होंने तो सोल्जर्स के व्हीकल से रेसिंग भी करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो सारे सोल्जर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। सारे टूरिस्ट का ग्रुप आगे निकल जाता है और वहीं सोल्जर्स अपने व्हीकल लेकर कहीं और ही चले जाते हैं। अब यहाँ उन अमेरिकन सोल्जर्स की टीम ट्रैवल करते हुए एक चेक पोस्ट पर आती है। इस टेरिटरी के आगे अमेरिकन मिलिट्री का एक बेस कैंप था जहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स मोस्टली न्यूक्लियर बॉम्ब्स और कई सारे मिसाइल्स के ऊपर होते हैं। इसी वजह से उन सारे सोल्जर्स को अंदर जाने से साफ मना कर दिया गया था। व्हीकल के अंदर बैठे हुए अब उन सभी के कर्नल निकलते हैं जो कि चेक पॉइंट पर मौजूद सोल्जर्स से बातचीत करने लगे। सोल्जर्स ने साफ इनकार कर दिया कि वो उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अब कर्नल यहाँ पर कुछ सोचने लगी और तुरंत ही पीछे जाकर अपने सूले से ट्राई करने के लिए बैठ जाते। अचानक पीछे मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे उन्होंने हमला करना स्टार्ट कर दिया चेक पॉइंट के ऑफिसर्स के ऊपर। सभी के सभी को वो एक एक करके खत्म कर देते हैं बुरी तरीके से। यानी कि ये उस कर्नल का प्लान था और शायद वो लिटरली अमेरिकन आर्मी से बिलोंग भी नहीं करते। जल्द से जल्द चेक पॉइंट पर पड़ी हुई सारी डेड बॉडीज हटा दी जाती हैं और सारे व्हीकल को लेकर वो उस चेक पॉइंट के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी दूर पर जाने के बाद वो अमेरिकन मिलिट्री के एक बेस कैंप में पहुंचते हैं और वहाँ पर वो सारे सोल्जर्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब उन्होंने अपने व्हीकल के अंदर से कई लोगों को बाहर निकाला जिन्हें कि वो किडनैप करके अपने साथ लाए थे। उनमें से एक का नाम जॉर्ज तो दूसरे का नाम जोन्स था। सभी सोल्जर्स उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर लेकर आ गए जिसके बारे में उन्हें अंदाजा भी नहीं था। जोन्स और उसके कुछ साथी तो आर्कियोलॉजिस्ट थे जो अलग अलग जाकर एंशिएंट चीजें ढूंढा करते। अब कर्नल यहाँ पर जोन्स के पास आ जाता है और उससे सीक्रेट पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे थे, लेकिन जोन्स ने साफ कर दिया था कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कर्नल को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा तो वो मारने बढ़ते हैं जोन्स को, लेकिन तभी उस जगह पर उन सारे बहरूपीय सोल्जर्स की लीडर एरिना आ जाती है। एरिना के पहुंचते ही सभी सोल्जर्स यहाँ तक कि कर्नल भी एकदम रुक गए होते। अब यहाँ एरिना को पता था कि जोन्स और उसके साथियों को किडनैप क्यों किया गया। एरिना दरअसल कई सालों से एक एंशिएंट चीज की तलाश में थी जिसमें जोन्स और उसके साथी आर्कियोलॉजिस्ट थे उसमें हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले एरिना जोन्स और सभी सोल्जर्स के साथ एक वेयर हाउस में जाती है। वो बताने लगी कि इस बड़े से वेयर हाउस के अंदर वो सारी चीजें मौजूद हैं जो कि मिलिट्री और वैज्ञानिक एकदम छुपा कर रखते हैं। यानी इतने सालों से जमा की गई वो एंशिएंट चीजें जिसे कि वो दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते। और इसी वजह से एरिना ने ये प्लान बनाया ताकि वो अपने साथियों के साथ यहाँ घुस जाए और उस एंशिएंट चीज का पता करे जिसका पहले जोन्स और उसके साथी रिसर्च कर रहे थे। जोन्स से पूछने पर तो वो अभी भी कुछ नहीं बताता, इसीलिए एरिना थोड़ा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने की धमकी देती है। बेचारा जोन्स अब कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए वो उन्हें डायरेक्ट करने लगा कि कहाँ जाना है उस वेयर हाउस में। बाकी सोल्जर्स तो उस एंशिएंट चीज को ढूंढने के लिए कंपास का यूज कर रहे हैं, लेकिन जोन्स ने बताया कि इस तरीके से तुम सब उसे नहीं ढूंढ सकते। वो एक नया तरीका सिखाता है जिसके अंदर उसने ग्रेनेड के कई सारे गन पाउडर ले लिए। अब जोन्स को पता था कि उस एंशिएंट चीज के अंदर अलग ही टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सारे गन पाउडर खींचे चले जाएंगे जिससे पता चल जाएगा कि वो एंशिएंट चीज कहाँ पर रखी गई है। सभी सोल्जर्स ध्यान से देख रहे थे और जोन्स ने यहाँ गन पाउडर को ऊपर उछाल दिया। सारे गन पाउडर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक ही डायरेक्शन में खींचे चले जाने लगे। सभी जोन्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और बार बार गन पाउडर हवा में उछाल कर वो उसकी पोजीशन का पता लगाते हैं। कुछ ही देर के बाद वो छोटा सा कंटेनर मिल ही गया था जिसमें वो एंशिएंट चीज मौजूद है। अब ये प्रीमियम और एंशिएंट चीज क्या है ये तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। एरिना अपने आदमियों के साथ तुरंत ही उसे ओपन करके देखती है और वो बहुत ही ज्यादा चौंक गई। ये वही था जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रही थी। किसी को बिना पता चले एरिना इस ऑब्जेक्ट को लेकर जाना चाहती थी, लेकिन जोन्स ने बड़ी चालाकी दिखाई और अपने एक साथी के साथ गन पॉइंट कर दिया उन सभी को। जोन्स ने तो एरिना को मारने की धमकी दी, इसीलिए सभी सोल्जर्स एकदम से गन नीचे कर देते हैं। बट अगले मोमेंट में पता चला कि जॉन का एक साथी मैक उसे ही पॉइंट कर रहा है। यानी अब वो जोन्स को धोखा देकर उन सोल्जर्स के साइड में खड़े हो जाता है। जोन्स को अपनी गन नीचे ही करनी पड़ी, लेकिन गन को छोड़ते ही उसमें से एक बुलेट जाकर सोल्जर को लग जाती है। सोल्जर्स भी अंधाधुंध फायर करने लगे जिसमें कि जोन्स अपनी जान बचाकर कंटेनर्स के पीछे छुप जाता है। इसीलिए वो एक जीप निकालती है और उसके अंदर वो एंशिएंट ऑब्जेक्ट रखकर वहाँ से निकलने लगती है। सोल्जर्स लगातार जोन्स पर फायर तो करते जा रहे थे, लेकिन जोन्स बड़ा माहिर था इन सारी चीजों से बचने के लिए। वो तो भागते हुए एक रोप को पकड़ लेता है और सीधा जंप कर देता है उसी जीप पर जिसे एरिना चलाकर वहाँ से दूर जा रही थी। लेकिन ब्रेक लगाने पर जोन्स सीधा दूसरी जीप पर जाकर गिर जाता है।
जोन्स ने वहाँ के दोनों सोल्जर्स को नीचे गिराया और उसी जीप की मदद से सीधा पीछा करने लगा एरिना का। एरिना उस एंशिएंट ऑब्जेक्ट को लेकर भाग न जाए, इसीलिए जोन्स ने अपने व्हीकल की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज कर दी थी। जोन्स तो अब सीधा जाकर अपनी व्हीकल को एरिना के व्हीकल से टकरा देता है और उस पर कूद जाता है। तुरंत ही उसने धक्का मारकर एरिना को दूर फेंक दिया था, यानी अब उस व्हीकल की कमांड जोन्स के पास है। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि एक और ऑफिसर उसके पीछे मौजूद था जो लगातार फायर कर रहा होता है। इनफैक्ट सामने से भी एक सोल्जर की व्हीकल आ गई, यानी दोनों तरफ से जोन्स घेर चुका था और देखकर लगता है कि उन सभी की टक्कर हो जाएगी। जोन्स इस मौके का फायदा उठाता है और तुरंत ही ऊपर की तरफ कूद जाता है। इससे उन दोनों सोल्जर की व्हीकल एक दूसरे से टकरा गई और उन्हें काफी ज्यादा चोट लगती है। अब वो एंशिएंट ऑब्जेक्ट जिसके पीछे सभी लोग पड़े हुए थे वो उसी व्हीकल में रह गया था। पर जोन्स ने फिलहाल अपनी जान बचाई, क्योंकि उसके ऊपर लगातार कर्नल और उसके लोग फायर करते जा रहे थे। कर्नल तो उसके पीछे एकदम पागल हो गया था, जो उसे पकड़ कर ही रहता। कंट्रोल रूम में अब जोन्स और कर्नल एक दूसरे से लड़ाई करने लगे थे। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर ही रहे थे। पर देखकर यही लगता है कि जोन्स काफी ज्यादा फुर्तीला है। उसने कर्नल को चकमा देकर एक मशीन के ऊपर फेंक दिया था। कर्नल तो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, लेकिन उस जगह पर अभी काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। ये काउंटडाउन किस चीज का है जोन्स को भी नहीं पता। बाकी सारे सोल्जर्स एरिना के कमांड पर वो एंशिएंट ऑब्जेक्ट निकालते हैं और उसे दूसरे व्हीकल में शिफ्ट कर देते हैं। एरिना तो जोन्स के फ्रेंड मैक के साथ उसी व्हीकल को लेकर वहाँ से जाने भी लगी। बेचारा जोन्स को चारों तरफ से उन सोल्जर्स ने घेर लिया था और वो क्या करे उसे कुछ समझता ही नहीं। कर्नल अभी भी बंदूक लेकर जोन्स के पीछे पड़ा हुआ था। वहाँ पर अब काउंटडाउन खत्म होने वाला होता है और जोन्स ने पता लगा लिया कि ये तो किसी मशीन के इंजन के एक्टिवेट होने का टाइमर लगा हुआ है। जोन्स तुरंत ही फिगर आउट करके उस मशीन के पीछे चला जाता है और काउंटडाउन खत्म होने पर वो इंजन इग्नाइट हो गया था। पीछे की तरफ से कई सारी फ्लेम्स निकलती हैं जिसमें वो सोल्जर्स मारे गए। अब वो अनजान चीज एक ट्रैक के ऊपर से बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। उस पर जोन्स और बेहोश हुआ कर्नल वहीं पर सवार होते हैं। अब इतनी स्पीड में वो क्या करे उसे कुछ समझता नहीं और जब तक ये मशीन रुक नहीं जाती उन्हें यहीं पर रहना होगा। एटलीस्ट जोन्स इतने सारे सोल्जर्स के हमलों से तो बच गया था। एरिना उस एंशिएंट ऑब्जेक्ट को लेकर कहीं दूर चली गई थी। थोड़ी देर बाद इंजन की पावर खत्म होने पर वो मशीन रुक जाती है एक एंड वाले ट्रैक के ऊपर। वहाँ जोन्स कर्नल के साथ मौजूद था और वो कर्नल को नीचे गिरा देता, पर थोड़ी ही देर में उस जगह पर वहाँ के सोल्जर्स आ गए। जोन्स जानता था कि ये सभी उसे पकड़ लेंगे, इसीलिए वो पहाड़ियों के पीछे जाकर छुप जाता। कर्नल को जब होश आया तो वो कहता है कि जोन्स को किसी भी हालत में ढूंढो, मैं उसे जान से मारने वाला हूँ, भले ही वो ऑब्जेक्ट मुझे ना मिले। कर्नल को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, इसीलिए सोल्जर्स कुछ टाइम के लिए कर्नल को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। बेचारा जोन्स पूरी रात भर उसी पर्वत श्रृंखलाओं पर घूमता रहा और वहाँ से ट्रैवल करते हुए वो एक छोटे से टाउन में आ जाता है। टाउन के अंदर एंटर करते हुए अभी तक उसने किसी भी इंसान को नहीं देखा था, जैसे कि इस अनजान जगह पर कोई रहता ही नहीं। इनफैक्ट जब वो एक घर के अंदर जाकर नोटिस करता है तो वहाँ सारे मैनिक्विन्स रखे गए थे। इंसानों की जगह पर ये सारे पुतले होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे थे। अब इस टाउन में ऐसा क्या हुआ जिससे सारे इंसान ही गायब हो गए हैं? ये बातें जोन्स बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। अब यहाँ बाहर की तरफ से काफी तेजी से रोशनी आगे बढ़ रही थी, जिसे जोन्स नोटिस करता है तो वो एकदम देखकर डर गया। जोन्स सीधा भागते हुए घर के अंदर आ जाता है और एक रेफ्रिजरेटर के अंदर जाकर छुप जाता है। धीरे धीरे ये रोशनी इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी कि घर की सारी चीजें तहस नहस होने लगती हैं। वो सारे मैनिक्विन्स और हर एक चीजें भी डस्ट में कन्वर्ट होने लगी। थोड़ी देर में ही बाहर की तरफ दिखाया गया कि एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर धमाका हुआ है और ये धमाका इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास की कई सारी जगहों को उसने डिस्ट्रॉय कर दी। वो टाउन तो एक ही बार में पूरा खत्म हो जाता है। अच्छी बात तो ये थी कि जोन्स उस रेफ्रिजरेटर के अंदर छुप गया था। रेफ्रिजरेटर भी एकदम ब्लास्ट होने की इफेक्ट के कारण दूर जाकर गिर जाता है। कुछ टाइम में कई सारे मिलिट्री फोर्सेस वहाँ पर पहुँच गए और वो जोन्स को रेस्क्यू करके अपने कमांड सेंटर पर लेकर आ जाते हैं। उन सभी को चौंकाने वाली बात ये लग रही थी कि इस न्यूक्लियर धमाके में जिसके अंदर सारे लोग मारे गए, तो जोन्स इस इफेक्ट से कैसे बच गया? सबसे पहले जोन्स से पूछताछ करने के लिए उसे एक चैम्बर में रखा जाता है, जहाँ उसे कंटामिनेशन करते हुए रेडियो एक्टिविटी दूर की जाएगी। अब जोन्स को एक चैम्बर में लाकर कई सारे FBI ऑफिसर्स उससे पूछताछ करने लगते हैं। फिलहाल तो जोन्स एकदम कंफ्यूज था कि उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियर धमाका किसने किया, जबकि दुश्मन तो कोई था ही नहीं। उस जगह पर अब FBI एजेंट्स के साथ एक जनरल भी आ जाता है, जो कि पूछताछ करने लगा जोन्स से। ये सारे एजेंट्स एरिना और उसके सारे मेंबर्स के बारे में पूछ रहे थे, जिन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट चुरा लिया, यानी कि अमेरिकन मिलिट्री के उसी बेस कैंप में से। इन चीजों के बारे में जोन्स को पता तो था, लेकिन ये आइडिया नहीं कि एरिना उस मॉन्यूमेंट को लेकर कहाँ पर गई होगी। सारे FBI एजेंट्स उससे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं, बट वो इसमें नाकामयाब रह गए। जोन्स ने तो ये भी प्रॉमिस किया कि आगे चलकर वो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन फिलहाल उसे अपनी नॉर्मल लाइफ में जाने दिया जाए। जोन्स को अब छोड़ दिया जाता है, जो वापस से एक यूनिवर्सिटी में आ गया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। कई दिनों तक वो अपनी लाइफ कंटिन्यू तो करता है, लेकिन एक दिन जोन्स
के पास यूनिवर्सिटी का डीन आ गया था। डीन ने जोन्स को बताया कि मेरे ऑफिस में कई सारे FBI एजेंट्स आए थे। उन्होंने मुझे कई सारे पैसे देते हुए ये कहा है कि जोन्स को अब एक सफर पर जाना होगा। ये सफर इसलिए है ताकि वो खोए हुए एंशिएंट ऑब्जेक्ट को ढूंढने में FBI वालों की मदद करे। वो पूरी कंट्री की धरोहर है और इस तरीके से वो चोरी हो गई तो आर्थिक स्थिति को बहुत नुकसान होगा। अब जून जाने के लिए राजी तो नहीं हो रहा था, इसीलिए डीन ने उसकी उतने समय तक की सारी सैलरी दे दी होती है और उसके बाद अगर वो वापस यूनिवर्सिटी में आएगा तो उसे ज्यादा हाइक वाली जॉब मिलेगी। इन चीजों को सुनने के बाद जोन तुरंत ही रेडी हो जाता है और पूरी डिटेल ले लेता है कि उसे किस किस कंट्री में जाकर इसकी खोज करनी है। FBI वालों ने सारी कोऑर्डिनेट्स देख रखे थे जहाँ पॉसिबल हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट छुपाया गया हो। कुछ ही समय में अपनी तैयारी पूरी करने के बाद जोन्स निकल पड़ा ट्रेन के अंदर बैठकर उस जगह पर जाने के लिए। अब अचानक हमें मोटरसाइकिल पर सवार एक नौजवान दिखाई देता है जिसका नाम विलियम था। विलियम अपनी मोटरसाइकिल से चारों तरफ घूमते हुए ट्रेन के अंदर किसी को नोटिस कर रहा था और एंड में आखिरकार उसे विंडो के साइड पर जोन्स दिखाई दे गया। विलियम तो जोन्स के पास आकर बताने लगा कि आपके एक साथी जिनका नाम डॉक्टर हेराल्ड था वो गायब हो चुके हैं, उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। तो इस पूरे प्रोसेस में विलियम को जोन्स की मदद चाहिए थी। अब डॉक्टर हेराल्ड जो कि जोन्स का इतना पुराना दोस्त था उसकी मदद करना तो बनता है, इसीलिए जोन्स उस ट्रेन से आगे ना बढ़ते हुए विलियम के पास बात करने के लिए रुक जाता है। विलियम तो डिटेल में बताने लगा कि कैसे कुछ समय पहले उसके फादर मारे जा चुके थे एक वॉर के अंदर, तो डॉक्टर हेराल्ड ने उसे अडॉप्ट किया था और उसकी अपब्रिंगिंग का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ही निभाई है। लेकिन कुछ समय पहले डॉक्टर हेराल्ड कहीं पर गायब हो गए, लेकिन उनकी वाइफ को उन्होंने एक लेटर भेजा था जिसके अंदर एक मैप होता है। उस मैप को जब जोन ने देखा तो वो एकदम चौंक गया क्योंकि ये एक अमेज़न फॉरेस्ट की एक पर्टिकुलर लोकेशन का था। इन्हीं चीजों पर विलियम थोड़ा सा डिटेल में बताता है कि डॉक्टर हेराल्ड किसी क्रिस्टल स्कल के बारे में बात करते थे। ये एक ऐसा स्कल था जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है और इसकी सारी कथाएं पुरानी कहानियों में लिखी गई हैं। अब जोन्स के साथ डॉक्टर हेराल्ड भी बहुत ही अच्छे आर्कियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। जोन्स ने जब इन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझा तो वो बता देता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जोन्स सारे डिटेल्स देखकर यही बताता है कि उस अनजान सी जगह का नाम एल्डोराडो था जो अमेज़न के फॉरेस्ट में एक लॉस्ट गोल्ड सिटी है जहाँ दुनिया भर के प्रीमियम और बहुत ही बेशुमार खजाने मौजूद हैं। लेकिन इस पर बहुत कम लोग ही भरोसा करते हैं क्योंकि आज तक वहाँ कोई पहुँच नहीं पाया। लेकिन विलियम इसीलिए डाउटफुल था क्योंकि डॉक्टर हेराल्ड ने भी उस अनजान सी जगह को खोज करने की कोशिश की थी और ऑलमोस्ट वो उस जगह पर पहुंच भी गए होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका कोई नामो निशान ही नहीं मिला। हो सकता है कि उन्हें वो गोल्ड सिटी मिल गई हो या फिर उन्हें किसी ने किडनैप कर लिया हो। जोन्स इन चीजों पर काफी ज्यादा सोचता है और पूछने लगता है कि आखिर इसमें वो मदद कैसे करे। विलियम यही रिक्वेस्ट करता है कि हम उस अमेज़न के एल्डोराडो वाली गोल्ड सिटी को ढूंढेंगे और डॉक्टर हेराल्ड के बारे में सब कुछ पता लगाएंगे। जोन्स कुछ देर तक सोचने के बाद इन चीजों के ऊपर राजी हो जाता है, यानी वो इस लंबे और खतरनाक सफर पर जाएगा जहाँ पर वो मिलकर एल्डोराडो की वो गोल्ड सिटी को ढूंढेंगे। अचानक अब जिस रेस्टोरेंट में वो दोनों बैठे थे जोन्स ने दो एजेंट्स को नोटिस किया। वो उन्हीं की तरफ देखकर काफी नजर रख रहे थे। पहले तो लगा कि ये FBI के लोग हैं, लेकिन बाद में एजेंट्स गन लेके आकर दोनों को पॉइंट कर लेते हैं जिससे पता चला कि ये एरिना के आदमी है। यानी एरिना अभी भी जोन्स और उसके साथियों पर नजर रख रही है। दोनों एजेंट्स ने जोन्स और विलियम को उनके साथ चलने के लिए कहा। बेचारे दोनों एकदम से मजबूर थे और धीरे धीरे आगे बढ़ते ही हैं। तभी जोन्स ने विलियम को इशारा किया कि तुम सामने मौजूद एक लड़के को मार दो। विलियम ने जब उसे पंच किया तो उसके कई सारे ग्रुप के लोग वहाँ मौजूद थे और अब तो उस छोटे से रेस्टोरेंट में सभी एक दूसरे से लड़ने लगे होते हैं। केओस मचने के कारण एक अच्छा मौका मिला जिससे कि विलियम और जोन्स मोटरसाइकिल पर बैठकर दूर जाने लगे। वो सारे एजेंट्स भी तुरंत ही अपनी व्हीकल निकाल लेते हैं और उनका लगातार पीछा करते हैं। पता नहीं ये चेस कितना बड़ा होगा और वो बच भी पाएंगे कि नहीं। अच्छी बात तो ये होती है कि विलियम को बहुत ही तेज मोटरसाइकिल चलाने की आदत थी। वो इतनी जल्दी आगे पहुंच जाता है कि व्हीकल पीछे रह गए। अब तो उसने अपनी बाइक कई रास्तों से मोड़ते हुए एक पब्लिक गार्डन में ले ली थी। वहाँ बहुत सारे लोगों के आने के कारण व्हीकल अच्छी तरीके से चलाया नहीं जा सकता। विलियम फिर भी आगे बढ़ता रहता है बड़ी चालाकी से। विलियम ने अब बड़ी चालाकी से एक फ्लैग को व्हीकल के ऊपर फेंक दिया जिससे कि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से उन एजेंट्स की कार डायरेक्टली जाकर एक स्टैचू से लड़ जाती है। लेकिन विलियम तो अब जोन्स के साथ मोटरसाइकिल को लेकर एक चर्च के अंदर आ जाता है और वहाँ से उन्हें भागने का मौका मिल गया तो वो दूर चले जाते हैं। विलियम और जोन्स अपने हाइडिंग एरिया पर पहुँच जाते हैं जहाँ से वो आगे बढ़ने की प्लानिंग करेंगे। जोन्स तो अब विलियम द्वारा दिए गए उसी मैप को ओपन करता है और उसे समझने की कोशिश करने लगता है। ये किसी अलग ही लैंग्वेज में लिखी गई थी जिसके पैटर्न पहले ही कथाओं में मौजूद हैं। इसीलिए जोन उन पैटर्न्स को समझते हुए सबसे पहले लोकेशन के बारे में बताता है। यानी यहाँ पर उन्हें डॉक्टर हेराल्ड के बारे में पता चल सकता था। हो सकता
है कि उन्हें लॉस्ट गोल्ड सिटी के बारे में भी पता चल जाए। तो बिना देरी किए जोन्स और विलियम निकल पड़े थे अपने सफर पर और उनका डेस्टिनेशन था पेरू। एक प्लेन की मदद से पेरू में वो लैंड करते हैं और वहाँ की लोकल जगहों पर वो डॉक्टर हेराल्ड और क्रिस्टल स्कल के बारे में कुछ पता करने लगे। बात करने पर एक इंसान ने डॉक्टर हेराल्ड को देखा था। उस जगह पर तो उन्हें एक गाइड भी मिल जाता है जिससे कुछ पैसे देकर वो कुछ भी पूछ सकते थे। उसे भी एंशिएंट चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी थी। क्रिस्टल स्कल के बारे में पता करते हुए वो एक ऐसे चैम्बर में आए जो कि एक प्रिजन हुआ करता था। अंदर जाकर देखने पर दीवारों पर कई जगहों पे क्रिस्टल स्कल के बारे में मेंशन होता है, यानी यहाँ से जरूर उन रहस्य के बारे में कुछ पता चल सकता है। अब वो दोनों दीवारों पर देख रहे थे तभी विलियम की नजर जमीन पर जाती है। वो जब जमीन को पूरी तरीके से साफ करने लगा तो वहीं पर आगे बढ़ने का एक मैप होता है। जोन्स ने भी जब देखा तो वहाँ टॉम्ब ऑफ एरियाना नाम की एक जगह के बारे में लिखा था। शायद ये जगह उनकी एक्सप्लोरेशन का नेक्स्ट पॉइंट हो सकती है, इसीलिए वो दोनों उस जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। ये प्लेस बहुत ही ज्यादा भीड़ वाला इलाका था और सारी चीजें जैसे कई इयर्स पुरानी है। धीरे धीरे विलियम और जोन्स आगे बढ़ते हैं तभी उनके पीछे से कोई अनजाना मास्क वाला पर्सन हमला कर देता है। अच्छी बात होती है कि जोन्स के पास गन मौजूद थी। वो तुरंत उसे फायर करके पीछे वाले अनजान आदमी को दूर भगा देता है। जोन्स ने अब यहाँ अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग एक गुफा का पता लगाया जो टॉम के अंदर जाता था। विलियम को भी साथ लेकर जब वो अंदर एंटर करते हैं तो वहाँ अजीब टाइप के एंशिएंट स्ट्रक्चर बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये 15th सेंचुरी से भी ज्यादा पुरानी है। अब जैसे ही वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तभी जोन्स ने वहाँ पैरों के निशान देखे, यानी यहाँ पहले भी कोई आया था जो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करके गया है, इसीलिए उन्हें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अब वहाँ एक बहुत ही बड़ा चैम्बर था जहाँ कई सारे गोल्ड के सिक्के रखे हुए होते हैं, बट उन्हें टच करने से पहले जोन्स ने वहाँ पर मम्मी को ओपन किया। ये वो लोग थे जो यहाँ पर फंस गए और बुरी तरीके से मम्मीफाइड हो गए। पहले मम्मी को जैसे ही वो ओपन करते हैं और उसके ऊपर कई सारी सूर्य की रोशनी लगी तो उसकी बॉडी एकदम से डस्ट में कन्वर्ट होने लगी थी। वहीं साइड में एक और मम्मी होती है जिसे जब ओपन करके देखा गया तो ये ओरियाना नाम का वही राजा था जिसने कई सालों पहले इस जगह को एक्सप्लोर किया होता है। लेकिन अगर इस एंशिएंट जगह पर एरियाना और उसके सभी लोग आ चुके थे तो उन्होंने यहाँ से कीमती चीजें चुराई क्यों नहीं? अब जैसे ही जोन्स वहाँ पर गोल्ड कॉइन्स को उठाता है तभी वो गोल्ड कॉइन सीधा उस मम्मी के बॉडी पर जाकर चिपक जाती है। इससे जोन्स को पता चल गया कि जो चीज वो ढूंढ रहे हैं वो शायद इसकी बॉडी में मौजूद है। जैसे ही जोन्स उसकी बॉडी को थोड़ा सा खोलता है तो उसके अंदर लिटरली वही क्रिस्टल ऑफ स्कल मौजूद था। उस क्रिस्टल के अंदर इतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड थी कि सारी चीजें उससे चिपक जाएं, सिर्फ उसे किसी बॉडी में प्लेस करना होगा। जोन्स जो कि शुरुआत में क्रिस्टल ऑफ स्कल के ऊपर भरोसा नहीं करता, उसे यकीन हो चुका था और अब यहाँ क्रिस्टल ऑफ स्कल मौजूद है तो एंशिएंट गोल्ड ऑफ लॉस्ट सिटी भी मौजूद हो सकती है। जोन्स और विलियम बहुत ही ज्यादा खुश होकर बाहर तो निकलते हैं, लेकिन उस जगह पर अब कई सारे सोल्जर्स आ चुके थे। ये सोल्जर्स शुरुआत से उन पर नजर रख रहे होते हैं, जो कि उन दोनों द्वारा लाई गई हर एक चीजों को हिरासत में ले लेते हैं और उन्हें भी अपने हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए लेकर जाते हैं। जोन्स ने जब अपनी आंखें खोली तो पता चला कि ये तो उसका वही टूर गाइड है जो उसे पेरू में मिला था। इस आदमी का नाम मैकेल होता है जिसने कुछ पैसों के लिए जोन्स की सारी इन्फॉर्मेशन एरियाना को बता दी। जोन्स को बहुत गुस्सा आता है और थोड़ी ही देर में उस जगह पर एरियाना पहुंच चुकी थी। एरियाना ने जोन्स को थैंक्स कहा कि वो उसके लिए क्रिस्टल ऑफ स्कल ढूंढ कर ला दिया है। वो तो ये भी कह रही थी कि क्रिस्टल ऑफ स्कल जैसा तुम समझ रहे हो सिर्फ उतना ही नहीं है, ये एक ऐसी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सिविलाइजेशन का पार्ट है जो कि हम इंसानों के दिमाग को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। इसके और भी कई सारे राज हैं जिसे हम अभी तक रिवील नहीं कर पाए। तो इसीलिए अब एरियाना उस लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढना चाहती थी जहाँ पर इस तरीके के स्कल और भी मिल सकते हैं। एरियाना को इतना तो पता चल गया था कि जोन्स ही वो है जो उस जगह को ढूंढ पाएगा, तो वो जोन्स से जबरदस्ती कहती है कि मुझे उस लोकेशन के बारे में बताओ। इनफैक्ट उन सभी के पास तो ये प्रूफ भी होता है कि ये सारी चीजें किसी एडवांस सिविलाइजेशन द्वारा बनाई गई हैं, ना कि इंसानों द्वारा। अब उस क्रिस्टल स्कल को सामने रख दिया जाता है जोन्स के और कहते हैं कि तुम इसकी आंखों में देखो। ऐसा करने पर वो एलियन सिविलाइजेशन से बात कर पाएगा और हो सकता है कि उसे लोकेशन पता चल जाए। कुछ देर तक आई कांटेक्ट करने के बाद जोन्स को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा और वो चिल्लाने लगता है। तुरंत ही उस एक्सपेरिमेंट को रोका गया, नहीं तो जोन्स मर जाता। जोन्स के सामने अब ऑक्स नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को लाया जाता है जो इस जगह पर बहुत सालों से रहता आ रहा था, लेकिन उसने भी कुछ ज्यादा चीजें बताई नहीं। एरियाना बहुत ज्यादा गुस्से में अब तो विलियम को भी मारने के लिए आ जाती है, पर जोन्स को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी ही देर में एरियाना एक लेडी को लेकर आती है जिसका नाम मारिया होता है। मारिया कोई और नहीं बल्कि विलियम की मदर है। अब यहाँ जोन्स ने जब मारिया को देखा तो वो चौंक जाता है क्योंकि ये तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और उसे कभी ये अंदाजा नहीं था कि उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि डॉक्टर हेराल्ड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से शादी कर लेगा। जोन्स के लिए सारी चीज एकदम उल्टी चल रही थी, पर उसे नहीं अंदाजा कि उस लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड को ढूंढने के लिए वो सभी जल्द से जल्द एक बहुत ही बड़े खतरे में फंसने वाले हैं।
अब यहाँ जोन्स ऑक्स नाम के उस आर्कियोलॉजिस्ट से कई सारी बातें पूछता है, लेकिन वो सारे पजल्स में ही अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। जोन्स और ऑक्स का दिमाग एक ही जैसा होता है क्योंकि वो दोनों आर्कियोलॉजिस्ट थे और आखिरकार पजल वाले इन्फॉर्मेशन को जोन्स ने सॉल्व कर ली। वो ये सारी चीजें एरियाना से बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहता था, इसीलिए विलियम को तुरंत इशारा करते हुए वो सभी वहाँ से भागने लगे। मारिया भी अब उनके साथ चल पड़ती है। एरियाना के कई सारे सोल्जर्स उनके पीछे लग गए थे क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में उन्हें पकड़ना है, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट में लगातार भागते हुए मारिया और जोन्स एक दलदल में आकर गिर जाते हैं। ये दलदल इतना खतरनाक था कि नीचे ही खींचता जा रहा था। उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझता कि क्या करे, बट यहाँ विलियम अपनी मदर को तो बाहर निकाल दे रहा था, लेकिन जब वो रस्सी फेंकता है जोन्स को बचाने के लिए तो पता चला कि वो तो एक स्नेक है। किसी भी तरीके से अब जोन्स को भी बचा लिया गया, बट एरियाना और उसके सोल्जर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। सभी को वापस से उनके बेस कैंप में लेकर जाया जाता है। अब मिलिट्री वैन में जोन्स, विलियम और मारिया बैठे हुए थे। उसने कहा कि तुम डॉक्टर हेराल्ड के नहीं बल्कि जोन्स के ही बेटे हो। ये चीजें सुनने के बाद विलियम एकदम चौंक गया और उसे कुछ समझ नहीं रहा था। तभी उस जगह पर एक सोल्जर आता है जो कि मारिया का मुंह बंद कर रहा होता है और अब जोन्स और विलियम ने मौका देखकर उसे भी मारना स्टार्ट कर दिया। मल्टीपल पंचेस उसके फेस पर लैंड करने के बाद वो वहाँ से एक नाइफ ले लेते हैं और अपने आप को आजाद करते हैं। अब उस वैन पर मौजूद सोल्जर्स को हटाने के बाद वो उसकी मदद से निकलना चाहते थे, पर जोन्स एक रॉकेट लॉन्चर लेकर आता है और एरियाना के सोल्जर्स के बेस कैंप पर फायर कर देता है। वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है जिससे सभी चौकन्ने हो गए। एरियाना तो क्रिस्टल ऑफ स्कल को लेकर वहाँ से निकल चुकी थी, वहीं बाकी सोल्जर्स जोन्स और उसकी टीम को मारने का ट्राई करते हैं। फॉरेस्ट के बीच में ये सारी किलिंग सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा मुश्किल में डाल रहे थे हर एक मेंबर को, लेकिन जोन्स सब किसी भी तरीके से ट्रैवल करते हुए एरियाना के पास पहुँच जाता है और अब वो क्रिस्टल ऑफ स्कल छीनकर अपने व्हीकल पर लेकर आ जाता है। एरियाना इतनी आसानी से तो नहीं बैठने वाली थी, तो वो विलियम से फाइट करने लग जाती है। बड़ी चालाकी से एरियाना ने वापस से वो क्रिस्टल ले लिया था। जोन्स अभी भी अपनी कार से उनका पीछा ही करते रहता है। आगे चलने पर विलियम अचानक से एक पेड़ की तने से फंस गया जो ऊपर की तरफ लटक जाता है, लेकिन विलियम को वहाँ पर कई सारे मंकीज दिखाई दिए जो अलग ही टेक्निक फॉलो करके आगे बढ़ रहे थे, यानी उन पेड़ की बनी हुई लताओं को पकड़ते हुए एकदम तेजी से बढ़ना। विलियम ने भी अब यहाँ उन्हीं की टेक्निक अपनाई और बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। अब तो यहाँ एरियाना और जोन्स के व्हीकल पहाड़ के एकदम कोने पर थे। जरा से भी गलती दोनों की जान ले सकती है, पर सही समय पे वहाँ लटकते हुए विलियम आ गया और वो क्रिस्टल ऑफ स्कल एरियाना से छीन लेता है और वापस अपने फादर के पास पहुँचता है। वो सभी खुश थे, लेकिन आगे चलकर एक छोटी सी चट्टान थी। ब्रेक मारने के बावजूद भी उसमें टकरा जाते हैं। एरियाना भी किसी भी तरीके से अपने कार को रोक कर आगे चली गई। अब एरियाना तुरंत ही उनके ऊपर गन पॉइंट करती है ताकि वो क्रिस्टल ऑफ स्कल लेकर भाग न जाए, और उसके हाथ पर एक अजीब टाइप की एंट थी जो उसे काटने लगी। बात ये थी कि ये पूरा एंट का एक घर होता है जैसे कि उन लोगों ने आकर तबाह कर दिया था। तो अब उस जगह से भारी मात्रा में एंट्स निकलने लगती हैं उन पर हमला करने के लिए। अगर आप कभी इस कंडीशन में फंस जाओ कि जहाँ चारों तरफ एंट्स की पूरी सेना मौजूद है और वो चींटी आपकी बॉडी पर बढ़ते जा रही है बहुत तेजी से, तो सिंपल हमें बहुत ही तेजी से भागना है और उन्हें अपने बॉडी पर से हटाना है, क्योंकि भले ही चींटियों के काटने से बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन जब इतने अमाउंट ऑफ चींटियां काटेंगी तो हम किसी को बॉडी दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। अब इन सारी चींटियों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है पानी। अगर हम किसी भी तरीके से पानी में जंप लगा ले तो ये चींटियां ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी से निकल जाएंगी। तो सबसे परफेक्ट वे यही होगा कि आप कहीं पास में समुद्र या फिर तालाब देखें और उसके अंदर जंप लगा लें। ऐसा करते ही सारी चींटियां पानी में बह जाएंगी और आप सेफली पानी से बाहर निकलकर अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जोन्स और उसकी पूरी फैमिली वहाँ से बचने का ट्राई करती है और कई सोल्जर्स भी उस जगह पर पहुँच चुके थे, लेकिन ऑक्स नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने जब क्रिस्टल को अपने हाथों में लिया तो सारी चींटियां उससे थोड़ा दूर हट जाती हैं। बेचारे कई सोल्जर्स उन चींटियों से बुरी तरीके से मारे जाने लगे। जोन्स जल्द से जल्द एक व्हीकल की मदद से वहाँ से निकल जाते और वो डायरेक्टली पहुँचे उस एंशिएंट जगह पर जिसकी बात वो कर रहे थे, यानी कि एल्डोराडो। ऑक्स नाम के उस आर्कियोलॉजिस्ट को कई सारी बातें याद आ रही थी जिससे कि वो भूल चुका था। उन्हीं की मदद से वो उस एंशिएंट प्लेस के अंदर जाने लगे। वहाँ के ट्राइब वाले तो उन पर हमला भी करने का ट्राई करते हैं, लेकिन क्रिस्टल ऑफ स्कल देखकर वो रुक गए, यानी इसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू है जो इस जगह से जुड़ा हुआ है। वो सभी ट्रेवल करते हुए एंशिएंट जगह के एक टेंपल पर पहुँचते हैं जिसका आर्किटेक्चर आज से कई सालों पुराना था। अचानक वहाँ के सभी ब्लॉक्स को दबाने पर वो सभी अंदर गिरने लगे। ऑक्स और जोन्स ने ही उस कल की मदद से वहाँ जाने का रास्ता खोला था। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जिस सीढ़ियों से वो उतर रहे हैं वो अब नीचे बंद हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी वो ट्रेवल करते हुए एकदम बेसमेंट वाले एरिया में पहुँच गए। और अब उन्हें दिखाई दे रहा था इतने सारे थ्रोन्स जो कि एलियन सिविलाइजेशन के थे, और हर एक एलियन की बॉडी पर वो क्रिस्टल ऑफ स्कल होता है सिवाय एक को छोड़कर, यानी ये स्कल ऑफ क्रिस्टल इसी एलियन का था। सारी चीजें वहाँ पर गोल्ड की बनी हुई होती हैं, खजाने की तो वहाँ पर भरमार थी। लेकिन अब अचानक पीछे से उन्हें गन की आवाज आती है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेटल और एरियाना थी।
वो वहाँ पहुंचकर गन पॉइंट करके उनसे स्कल ले लेते हैं और रॉक सीधा प्लेस कर देता है उसके बॉडी पर। वो एलियन लिटरली जिंदा हो चुका था और इनफैक्ट वो तो उन्हें मदद करने के लिए थैंक यू भी कहता है। उन एलियंस की फॉर्मेशन अब कंप्लीट हो चुकी थी जो अब धीरे धीरे पूरी जगह को वैनिश करने लग जाती है। जॉन तुरंत ही समझ गया कि ये पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसीलिए वो अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकलने लगा। एरियाना वहीं पर रुकती है क्योंकि एलियन सिविलाइजेशन ने उनका दिमाग पढ़ लिया था। वो इसे इतने आसानी से नहीं छोड़ते बल्कि उसकी पूरी बॉडी को भस्म करके रख देते हैं। वहाँ के सारे खजाने अब कहीं गायब होने लगे थे। वो मैकेल बेचारा खजाना ढूंढते हुए वो भी मारा जाता है। अच्छी बात हुई कि जोन और उसकी पूरी फैमिली बाहर निकल जाती है और वो देख पा रहे थे एक बड़ी सी स्पेसशिप जो सालों से यहाँ पर एलियंस द्वारा छुपाई गई थी। धीरे धीरे ऊपर आने के बाद वो इतनी स्पीड में गायब हो जाती है कि उनका पता ही नहीं। भले ही जोन्स को खजाना नहीं मिलता लेकिन उन्होंने एक बड़ी खोज की थी जो आज तक हिडन रही है। सभी अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लौट आते हैं और जोन्स ने तो मारिया से वापस से शादी कर ली थी, यानी वो अपनी जिंदगी आराम से गुजारेगा। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।